स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को डील करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम लोग जानते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो वैसा इलेक्ट्रिसिटी जो फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होता है, जैसे कि अब हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग बाल पर कंघी करते हैं तो कंघी करने से भी क्या होने लगता है, कंघी पर इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट होने लगता है। इवन और अब अगर स्केल को भी क्या करते हैं, अगर अपने बाल में रब करते हैं और रब करने के बाद अगर छोटे छोटे टुकड़ों को सामने लाते हैं, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को, तो उससे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। दैट मीन्स उस स्केल में या फिर उस कंघी में क्या होने लगता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाता है। तो इस तरह के चार्ज को हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। दैट मीन्स वैसा इलेक्ट्रिसिटी जो फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होता है उसको हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट मीन्स में ये कहा जाता है कि लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग दो पॉजिटिव चार्ज को ले लेते हैं, वो एक दूसरे को हमेशा रिपेल करता है, और नेगेटिव चार्ज मतलब अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, अगर दो हम लोग पॉजिटिव और दो नेगेटिव चार्ज को लेते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर एक तरफ हम लोग पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं और दूसरी तरफ भी पॉजिटिव चार्ज ले ले, तो दोनों सेम चार्ज होने की वजह से दोनों एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। अब कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जानते हैं, तो बोला जा रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between a pair of charge is directly proportional to product of charge and inversely proportional to the square distance between them। जैसे कि आप लोग क्लास 9 में अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो अगर आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो क्लास 9 में था उसके बारे में अगर पढ़ा होगा तो ये लॉ बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। कहा जाता है कि अगर दो चार्ज ले लेते हैं, एक चार्ज को हम लोग Q1 से इंडिकेट करते हैं और दूसरे चार्ज को हम लोग Q2 से इंडिकेट करते हैं, तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन जो होता है वो इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के हमेशा इक्वल होता है, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर का जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमेशा याद रखना है। अब याद चलते हैं चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, इसका जो रिलेशन है वो असल में फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से होता है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को अगर दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करते हैं, रब करते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट का जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाता है। इस वजह से क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट में जो चार्ज रहता है, जो असल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मालूम है किसी भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन जैसे ही रब करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन पहले ऑब्जेक्ट से निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन अनबैलेंस होने की वजह से क्या होने लगता है, दोनों ऑब्जेक्ट पर चार्ज आ जाता है। हमेशा याद रखना, जब भी दो ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन अगर अनबैलेंस होता है, दैट मीन्स कहीं घट जाता है और कहीं बढ़ जाता है, तो वैसे में उन दोनों ऑब्जेक्ट पे क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। यही चार्ज आने की वजह से क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है जो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब आते हैं इंसुलेटर और कंडक्टर। इंसुलेटर दैट मीन्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वैसा ऑब्जेक्ट जिससे करंट नहीं पास होता है उससे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। और वैसा ऑब्जेक्ट जिससे ईजिली करंट पास हो जाता है, जैसे कि हम लोग कॉपर का तार ले लेते हैं, सिल्वर वायर ले लेते हैं, गोल्ड वायर, एलुमिनियम वायर, इन सब में बहुत ही ईजिली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, तो इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं जैसे कि कुछ यहाँ सिंबल दिए गए हैं, जैसे कि ये जो सिंबल रहता है, याद रखना, ये जो सिंबल रहता है वो असल में कनेक्टिंग वायर का होता है। तो कनेक्टिंग वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन, इट इज़ यूजुअली मेड ऑफ कॉपर एंड इज़ प्रोवाइड बिटवीन इंसुलेशन टू मेक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ बताया जा रहा है कि जो कनेक्टिंग वायर आता है उसको एक स्ट्रेट लाइन से हम लोग इंडिकेट करते हैं, और ये जो रहता है हमेशा क्या होता है, कॉपर का ही, ऐसे तो जानते हैं नॉर्मली है जो कॉपर का ही तार बना रहता है। ये जो है वो रेसिस्टर को इंडिकेट करता है, याद रखना, ये जो है वो रेसिस्टर को इंडिकेट करता है। रेसिस्टर का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को रोकने के लिए। वैसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट रहता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से रोकता है, तो उसको हम लोग रेसिस्टर कहते हैं।
ये सेल को इंडिकेट करता है ना, जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। और ये फ्यूज़ होता है। फ्यूज़ का हम लोग को मालूम है कि हमेशा हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस में इसका इस्तेमाल होता है। फ्यूज़ का इस्तेमाल हमारे जब मतलब जो भी ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे मान लेते हैं कि फ्रिज है या फिर स्टेबलाइज़र है या फिर टीवी है, हर जगह क्या होता है, फ्यूज़ लगे रहते हैं। क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा अमाउंट उसमें करंट फ्लो होने लगता है तो फ्यूज़ का जो वायर रहता है, जो असल में नाइक्रोम का बना रहता है, वो टूट जाता है, जिसकी वजह से जो डिवाइस रहते हैं वो सेफ़ हो जाते हैं। इसको हम लोग प्लग, ये देखो ये प्लग का साइन है, ये प्लग, ये ओपन प्लग है और ये क्लोज प्लग है ना। प्लग का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होने लगता है, जिसको हम लोग स्विच भी कहते हैं। स्विच का इस्तेमाल क्या होता है, किस लिए करते हैं, जब हम लोग को किसी चीज़ को चालू करना रहता है, जैसे फ़ैन को हम लोग अगर चालू करते हैं, ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन के लिए ये सिंबल दिया जाता है और स्विच ऑफ करने के लिए ये सिंबल का इस्तेमाल होता है। ये बैटरी का साइन है, जब बहुत सारे सेल्स को जब ज्वाइन किया जाता है तब जाकर के बैटरी बनता है। ये बल्ब का सिंबल हो गया, ये हमेशा याद रखना, ये बल्ब का सिंबल होता है। ये जो देख पा रहे हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरैक्ट कर रहा है, तो ये कनेक्टिंग वायर्स को इंडिकेट करता है। फिर वोल्ट मीटर, जानते हैं कि वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किस लिए होता है, वोल्टेज को मापने के लिए, कितना वोल्ट का करंट फ्लो हो रहा है उसे मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ अ वर्क डन इन ए कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को बहुत ही इन्फिनिटी से किसी पॉइंट्स पर लाने पर जो किया हुआ जो वर्क डन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हमेशा V से इंडिकेट कर किया जाता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, W/Q। W बोले तो वर्क डन और Q बोले तो चार्ज। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। तो बोला जा रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज़ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाने में किया जाने वाला जो वर्क डन जो रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इसका भी SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ओम्स लॉ के बारे में जानते हैं। तो ओम्स लॉ ये क्या कहता है कि एक फ़िक्स टेम्परेचर पे जो करंट रहता है, आई हम लोग क्या करते हैं, करंट को इंडिकेट करते हैं। तो जो करंट रहता है वो डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल हो जाता है। दैट मीन्स अगर करंट की वैल्यू बढ़ती है तो V बोले तो देखते हैं कि वोल्टेज भी क्या होने लगता है, बढ़ता है। जैसे कि अगर एग्जांपल में अगर हम लोग देखें तो अगर मोबाइल का जो चार्जर रहता है वो 3 वोल्ट का रहता है, तो चार्जर का जो पॉइंट्स रहता है, जो मोबाइल में बैटरी चार्ज करते हैं, उस चार्जिंग को अगर हम लोग हाथ से छूते हैं तो हमें झटका नहीं लगता, क्योंकि उसकी जो वोल्टेज रहती है काफ़ी कम रहती है, क्योंकि उस डिवाइस से करंट भी काफ़ी कम फ्लो होते रहता है, जिसकी वजह से वोल्टेज भी कम होता है। अब अगर हमारे घर में जो करंट आता है, अगर उसको छू के देखोगे तो बहुत ज़ोर से झटका मारेगा, क्योंकि उस समय वोल्टेज क्या रहती है, काफ़ी हाई रहती है, 220 वोल्ट का वोल्टेज रहता है या फिर 240 का। तो वोल्टेज अगर हाई होगा तो जाहिर से बात है करंट के वैल्यू भी क्या होते हैं, हाई होते हैं। तो रेसिस्टेंस इज़ द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट को करंट जो फ्लो होता है उसको रोकने के लिए हमेशा है जो रेसिस्टेंस का इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि रेसिस्टेंस जो रहता है वो करंट का बिल्कुल अगेंस्ट रहता है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेसिस्टेंस इज़ द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। तो हमेशा याद रखना, जो रेसिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम होता है हमेशा। तो अगर पूछा जाए कि 1 ओम का डिफिनेशन क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे कि अगर किसी वायर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो और उसका पोटेंशियल भी 1 वोल्ट हो, तो हम लोग कहेंगे कि उस सर्किट का जो रेसिस्टेंस है वो कितना होगा, 1 ओम होगा। ठीक है, फिर समझ लो, अगर कहा जाए कि 1 ओम का डिफिनेशन क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि किसी भी वायर में अगर 1 एम्पियर का करंट पास होता है और उसका पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट हो, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इस वायर की जो रेसिस्टेंस है वो 1 ओम है। अब फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस किस वजह से है जो किसी ऑब्जेक्ट का है जो रेसिस्टेंस बदलता है। तो यहाँ सबसे पहले बताया जा रहा है नेचर ऑफ मटेरियल्स ऑफ वायर।
किस तरह का वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कॉपर का बना हुआ है या फिर एलुमिनियम का बना हुआ है या सिल्वर का बना हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि सिल्वर से सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होता है। तो अगर ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है दैट मीन्स उसकी रेसिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। और अगर करंट अगर कम फ्लो हो रहा है दैट मीन्स रेसिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। जस्ट एक दूसरे का उल्टा होता है करंट और रेसिस्टेंस। सबसे ज़्यादा करंट किस वायर से फ्लो होता है, तो सिल्वर वायर से फ्लो होता है। तो सिल्वर वायर से अगर ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब वहाँ रेसिस्टेंस क्या है, कम है, क्योंकि करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है। अगला होता है लेंथ ऑफ वायर, कितना बड़ा वो वायर है। याद रखना जितना बड़ा वायर होगा उतना ही बड़ा उसकी रेसिस्टेंस भी होगी। याद रखना हमेशा जितना बड़ा वायर आता है उतना ही बड़ा उसका रेसिस्टेंस भी रहता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो डिपेंड करता है रेसिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट। अब आते हैं रेसिस्टिविटी के बारे में। तो रेसिस्टेंस ऑफर बाय ए वायर ऑफ लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर कुछ फिक्स लेंथ के ज़रिए या फिर किसी ऑब्जेक्ट के, याद रखना रेसिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि रेसिस्टिविटी इज ऑल्सो रेफर टू एज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब याद रखना रेसिस्टिविटी का जो जस्ट उल्टा होता है उसको हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। मतलब अगर रेसिस्टिविटी को अगर उल्टा करते 1 रेसिस्टिविटी कहें तो वो एक तरह से क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी कहलाएगा। और कंडक्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंडक्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। याद रखना कंडक्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है वो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो यहाँ पे बता रहा है कि रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टाइम टेम्परेचर। जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट का हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे उसकी रेसिस्टिविटी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अगर किसी वायर से करंट फ्लो हो रहा है और अगर उस वायर को अगर हम लोग गर्म करते चले जाएं, बहुत ही ज़्यादा गर्म करने पर उस वायर से ये जो करंट का जो वैल्यू होगा वो धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है। द रेसिस्टिविटी ऑफ एन इंसुलेटर इंक्रीज विथ राइज इन ए टेम्परेचर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी भी इंसुलेटर का जो रेसिस्टिविटी होता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उस इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी की भी क्या होती चली जाएगी, बढ़ते चली जाएगी। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सेमी कंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी होती है वो डिक्रीज़ करती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तो सेमी कंडक्टर की रेसिस्टिविटी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज़ करते चले जाएगा। तो फिर यहाँ बताया जा रहा है कि रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। किसी भी एलॉय का जो रेसिस्टिविटी होता है वो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसकी रेसिस्टिविटी भी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। अब हम लोग समझते हैं सेमी कंडक्टर क्या होता है और सुपर कंडक्टर क्या होता है। तो बताया जा रहा है कि मटेरियल हैविंग रेसिस्टिविटी बिटवीन दैट एन इंसुलेटर एंड ए कंडक्टर आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर। तो बताया जा रहा है कि इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का जो भी मटेरियल आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर कहते हैं। यहाँ बताया जा रहा है नेक्स्ट में सुपर कंडक्टर मटेरियल विच लूज देयर रेसिस्टिविटी एट लो टेम्परेचर। कोई भी मटेरियल अगर लो टेम्परेचर पे मतलब कम टेम्परेचर पे अपनी रेसिस्टिविटी खो देता है तो वो सुपर कंडक्टर कहलाता है। अब नेक्स्ट है रेसिस्टेंस इन ए सीरीज़। ओम्स लॉ पहले पढ़ना था, उसके बाद ही रेसिस्टेंस इन ए सीरीज़ और रेसिस्टेंस इन ए पैरेलल के बारे में जानेंगे। अब ओम्स लॉ में एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस और एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ये दो पॉइंट्स रहता है, उनको वेरिफिकेशन भी चाहिए होता है। तो वेरिफिकेशन के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। जब वेरिफिकेशन मतलब उनका वेरिफिकेशन करेंगे तो उसका एक नया वीडियो बनेगा, उस वीडियो को देख लेना, तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं ओम्स लॉ ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब ओम्स लॉ of resistance, parallel combination of resistance and series combination of resistance। फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट से जब करंट फ्लो होता है तो
तो गर्म होता है। इवन आपका मोबाइल भी क्या होने लगता है, बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से आपका मोबाइल गर्म होता है। टीवी भी चलाते हैं तो टीवी भी गर्म होता है, इवन फ़ैन भी गर्म होता है। तो हर एक अप्लायंसेस जिससे करंट फ्लो होता है वो ऑब्जेक्ट क्या होने लगता है, गर्म होता है। तो बताया जा रहा है कि बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट, वर्क हैज़ टू बी डन इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट। Since potential difference V is work done to carry a unit positive charge from infinity to point, the work done to carry a charge Q is given by, यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या होने लगता है, चार्ज अपना वर्क डन बहुत ही तेज़ से करता रहता है, लगातार वर्क डन होते रहने की वजह से क्या होने लगता है, ऑब्जेक्ट है जो गर्म होता है। और इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यहाँ कुछ फार्मूला दिए गए हैं जिससे याद रखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को W से इंडिकेट करते हैं। इसका नीचे में एक फार्मूला लिखा हुआ है I² RT या फिर V² T/R। ये दो फार्मूला है जो मेनली न्यूमेरिकल के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल जो रहते हैं वो इन दो फार्मूला पे ही बनते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। तो हम लोग घर में क्या करते हैं, जिस रेट से है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। पावर का यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे W/T लिखा हुआ है। W का मतलब होता है वर्क और T का मतलब क्या होता है, टाइम। पावर का एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है V/I। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, इंटू I बोले तो करंट। एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है I²R, दैट मीन्स I का मतलब होता है करंट, तो करंट का स्क्वायर गुने रेसिस्टेंस। पावर का जैसा यूनिट होता है वो क्या होता है, वॉट होता है। तो वॉट को बहुत तरीके से मेज़र करते हैं। जैसे हमारे घर में जो कॉमर्शियल मीटर जो इस्तेमाल होता है वो किलोवाट पे ही आता है। तो याद रखना कि 1 किलोवाट में कितनी एनर्जी होती है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल्स होते हैं, ठीक है ना। 1 किलोवाट में कितना जूल होता है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल। तो ये हमारा पूरा चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। इसमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस बचा हुआ है, क्योंकि मैं उसका वेरिफिकेशन अलग वीडियो में बनाऊंगा। और ये सारे डेफिनेशन और नोट्स बना दिए मैंने, तो आप लोग है जो वीडियो के ज़रिए सारा नोट्स कंप्लीट कर ले, इन्हें याद कर ले। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा, फ़िलहाल इसे कंप्लीट कर लो। और NCERT का भी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो आप सभी लोग।